हेलो एवरीवन। मैं पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। कंप्यूटर में आज जो हम अपना सेशन कवर करने वाले हैं वो होगा मेमोरी भाग वन। दो वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है जो एमसीक्यू है। ये हमारा थर्ड वीडियो है, लेक्चर 3 है, जिसमें हम आज कवर करने जा रहे हैं मेमोरी। ठीक। अब देखिए, जो मेमोरी होता है ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, एक वास्ट टॉपिक है। तो इसको हमने दो भाग में डिवाइड किया है। भाग वन जो कि आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं, इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर अपलोड होगा वो भाग टू होगा इसका। ठीक है। मेरा आइडिया था एमसीक्यू का कि हम उसे डायरेक्ट सॉल्व करवाएं, लेकिन वो चीज सही नहीं है। अगर मैं आपको सिर्फ सॉल्व करवाऊंगी तो जो बेसिक बताने वाली जो चीजें रहेंगी वो मिस हो जाएंगी। ठीक है। तो मैं आपको ट्राई करूंगी कि सब चीजों क्लियर भी करते जाऊं ताकि आपको रटने वाली जरूरत ना पड़े। इजी लैंग्वेज में जितना हो सके मैं आपको पूरा ये कवर करूंगी और क्लियर करूंगी। ठीक है, चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं हम आज का अपना ये सेशन। मेमोरी क्या होता है? मेमोरी देखिए, फॉर एग्जांपल जो ह्यूमन ब्रेन है, हमारा जो ब्रेन है वो क्या है, एक ऑर्गन सिस्टम है और उसके अंदर मेमोरी है। ठीक है। मेमोरी मतलब जो भी हमारी याददाश्त है वो उसके अंदर है, लेकिन जो ऑर्गन है वो ब्रेन कहलाता है। उसी प्रकार कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो किसके अंदर सेव रहती है? स्टोरेज डिवाइस के अंदर। ठीक है, स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर। तो जो स्टोरेज डिवाइस है वो क्या हो जाएगा आपका, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर? सबसे पहला टॉपिक, सबसे पहला क्वेश्चन एक यही है। तो वो आपका हार्डवेयर हो जाएगा। ठीक है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो लोग गलती करके आते हैं कि रैम क्या है। ठीक है, तो रैम हमें लगता है कि वो मेमोरी का हिस्सा है तो वो सॉफ्टवेयर होगा, जबकि ऐसा नहीं है। जो डेटा है, इंस्ट्रक्शन है, प्रोग्राम है, वो तो सब सॉफ्टवेयर है क्योंकि आप उसको छू नहीं सकते हो, तो वो सॉफ्टवेयर कहलाएगा। लेकिन ये एक चिप होती है। ठीक है। ये जो स्टोरेज डिवाइस है, जैसे कि आपका पेन ड्राइव हो गया। ठीक है। और जितने भी प्राइमरी मेमोरी हम जो पढ़ने अभी जा रहे हैं ना, वो सब क्या है, एक सेमीकंडक्टर चिप है। तो सेमीकंडक्टर चिप को आप छू सकते हैं, है ना। उसे डेवलपर डेवलप करते हैं, बनाते हैं, तो वो किसका हिस्सा हो गई? हार्डवेयर का हिस्सा हो गया। तो आपको सॉफ्टवेयर वहां पे लिख के नहीं आना है। तो जो स्टोरेज डिवाइस है वो क्या है? एक हार्डवेयर है। इतनी चीजें क्लियर हुई जो बेसिक थी। ठीक है, कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या है, तो हार्डवेयर है। ठीक है, चलिए अब देखिए मेमोरी होता क्या है। जहां भी डेटा या सूचना को हम स्टोर करके रख सके, जैसे हमारा ब्रेन है। ठीक है, हमारे ब्रेन में सारी मेमोरीज फीड हैं। कुछ मेमोरी हमें याद रहती है, कुछ याददाश्त मतलब कुछ चीजें हमें याद रहती है, कुछ हमें याद नहीं रखने की जरूरत पड़ती। ठीक। तो कंप्यूटर का भी वो हिस्सा, ठीक है, वो स्टोरेज डिवाइस या वो हिस्सा जहां पे हम डेटा या सूचना को, ठीक है, डेटा या सूचना यानी कि इंफॉर्मेशन को, ठीक, इसको स्टोर कर कर रख सके। किस तौर पर? स्थाई या अस्थाई? स्थाई या अस्थाई? जरूरी नहीं है कि आपको हर मेमोरी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको लाइफ टाइम उसको सेव रखना, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो स्थाई या अस्थाई तौर पर जब इनपुट फीड हुआ, कंप्यूटर में गया, ठीक, उसका प्रोसेसिंग हुआ और फिर आपको आउटपुट मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। तो प्रोसेसिंग के दौरान भी कंप्यूटर को क्या चाहिए? मेमोरी चाहिए रहती है। ठीक है। उसको भी एक जगह, एक मेमोरी मतलब जहां पे वो डेटा और सूचना को उसी पर्टिकुलर समय के लिए रख सके। तो बहुत छोटा सा, तब उसे हम बोलेंगे कि उसे थोड़ी देर के लिए ही जरूरत है, अस्थायी तौर पर। और अगर कंप्यूटर को जब तक हम खुद ना डिलीट करें तब तक वो डेटा रखना है उसे, तो वो क्या हो जाएगा? एक स्थायी हो जाएगा। ठीक। और प्रोसेसिंग के दौरान अस्थायी तौर पर चाहिए, थोड़े समय के लिए। तो जहां भी हम डेटा या सूचना को, जहां हम डेटा या सूचना को स्टोर कर कर रख सकें, स्टोर करके, ठीक है, स्टोर यानी कि सेव करके, तो स्टोर रख सके किस तौर पर? स्थाई या अस्थाई तौर पर डेटा को हम संग्रहित कर सके। ठीक है, संग्रहित हो सके, ताकि किस दौरान? प्रोसेसिंग के दौरान भी। प्रोसेसिंग जब हो रहा है ना, मतलब जब कार्य कर रहा है कंप्यूटर आपका, तो प्रोसेसिंग के दौरान या बाद में, मतलब जब प्रोसेसिंग हो गया अब उसको आपका रिजल्ट चाहिए, है ना, रिजल्ट भी आपको सेव कर के रखना है। तो चाहे तो प्रोसेसिंग के दौरान या बाद में आवश्यकता अनुसार उपयोग आप कर सके, आवश्यकता अनुसार उस डेटा या सूचना का उपयोग कर सके। उस जगह को जहां पे ये स्टोर होगा उसे हम क्या कह देंगे? स्टोरेज डिवाइस कहेंगे। ठीक। जैसे कि आपका पेन ड्राइव होता है, आपकी मेमोरी कार्ड होती है, वो एक पर्टिकुलर चिप है, मान लीजिए आपने उसको एंटर किया, वो हार्डवेयर है, आप उसको छू सकते हो, उसके बाद आपको जो भी डेटा है उसमें सेव करना है आप उसको कर सकते हो। तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन थी। ठीक है, कि जहां भी हमें डेटा को, कंप्यूटर में मेमोरी का प्रयोग क्या हुआ? जब भी आपको डेटा को, प्रोग्राम को, निर्देशों को स्थायी या अस्थायी तौर
पर संग्रहित करने के लिए किया जाता है, ताकि प्रोसेसिंग के दौरान भी जब कंप्यूटर काम कर रहा है, प्रोसेसिंग कर रहा है, जो भी आपने इनपुट दिया, ठीक है, अब सीपीयू में वो चीज क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है, प्रोसेसिंग का काम चल रहा है, तो उस दौरान भी उसको मेमोरी चाहिए, ठीक है। या जब बाद में, जब यानी कि प्रोसेसिंग हो गया, अब आउटपुट मिल गया, रिजल्ट मिल गया, तो उसे भी सेव करने के लिए अपने पास जमा करके रखने के लिए बाद में, ठीक है, उस दौरान भी उसको चाहिए, प्रोसेसिंग के दौरान भी और बाद में, तो किसी भी समय आवश्यकता अनुसार आप उस का प्रयोग कर सके, उस डेटा और अनुदेश का जो कि उसमें संग्रहित है, ठीक है। अब चाहे वो स्थायी तौर पे है चाहे अस्थायी तौर पर, तो उसे हम क्या कहेंगे, मेमोरी कहेंगे, ठीक। स्टोरेज डिवाइस क्या होता है, मैंने आपको बता दिया, हार्डवेयर कहलाएगा स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। इसी के इस्तेमाल से डेटा को हम सुरक्षित रूप से सेव कर सकते हैं और जब जरूरत पड़े तो आप उसका यूज कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए, ये तो था मेमोरी का। अब मेमोरी जो है कंप्यूटर की, वो बेसिकली कितने टाइप की होती है, जो मेमोरी है वो दो तरह की होती है, याद रखना है आपको, मेमोरी दो तरह की होती है। हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसके बाद से क्वेश्चन हमारा स्टार्ट है। एक मैं आपको बेसिक आइडिया दे देती हूँ। सबसे पहले है प्राथमिक मेमोरी, ठीक, प्राथमिक मेमोरी, और दूसरा है आपका द्वितीयक या फिर सहायक मेमोरी, हम इसे कहते हैं द्वितीयक या फिर सहायक मेमोरी कहते हैं, और इसे प्राथमिक या तो मुख्य मेमोरी हम कहते हैं। ये हिंदी में था। इंग्लिश में अगर मुझे बोलना है तो प्राथमिक को मैं बोलूंगी प्राइमरी मेमोरी, और मुख्य क्यों बोलूंगी मैं, मेन मेमोरी। तो इसे हम प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी भी कहते हैं, और इसको दूसरे को, ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी इंग्लिश में, द्वितीयक को सेकेंडरी या तो ऑक्सिलरी, सहायक को इंग्लिश में क्या मैं बोलूंगी, ऑक्सिलरी, ठीक। तो ऑक्सिलरी यानी कि सहायता। अब इसे हम ऐसा क्यों कहते हैं, ये आपको भी समझ में आएगा। अभी आप बेसिक ये समझिए, मेमोरी कितने पार्ट्स में डिवाइड है, दो पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है। पहला है प्राथमिक या मुख्य मेमोरी, मुख्य से ही आपको नाम में समझ में आ जा रहा होगा कि मुख्य यानी कि ये मेन मेमोरी है। दूसरा क्या है, ये सहायक है, मतलब ये उसको सहायता प्रदान करती है, लेकिन इसका वर्किंग मेमोरी नहीं है, ये कंप्यूटर के काम के लायक नहीं है, ये हमारी उपयोगकर्ता के काम के लायक है। यानी कि देखिए, मुझे अगर वीडियो सेव करनी है, मूवी सेव करनी है, कोई भी फाइल है, फोटोज है, वो सेव करके रखना है, तो वो कंप्यूटर के काम के लिए नहीं होगा, कंप्यूटर खुद के इस्तेमाल के लिए, जब उसे प्रोसेसिंग करना है डेटा को, तब, ठीक है, जब अपना कार्य करना है, उस समय जब उस मेमोरी को जरूरत है, वो कहलाती है प्राइमरी मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी जो सहायक मेमोरी है, जो उपयोगकर्ता के लिए बेसिकली बनी हुई है। जैसा मैंने आपको बताया कि मुझे कुछ वीडियो या ऑडियो फाइल जो भी आपको सेव करके रखना है, तो मैं इस मेमोरी का इस्तेमाल नहीं करूंगी। मैं किस मेमोरी का इस्तेमाल करूंगी, द्वितीयक मतलब कि सहायक मेमोरी जो है उसका इस्तेमाल करूंगी एक्स्ट्रा के तौर पे। जैसे कि मैंने अपने पेन ड्राइव में इसको सेव करके रख लिया है, ठीक है, सीडी है, डीवीडी है, वो सारी चीजें, वो सब किस में आ जाती है, सेकेंडरी मेमोरी में, सहायक मेमोरी है ये, ठीक, ऑक्सिलरी मेमोरी है, इसलिए इसको मुख्य मेमोरी नहीं माना जाता। जबकि प्राथमिक मेमोरी को ही क्या मानते हैं हम, मुख्य मेमोरी। इसीलिए इसको एक और नाम दिया गया है, वर्किंग मेमोरी, ठीक है, वर्किंग मेमोरी कहा गया है। मेन मेमोरी कहा गया है, यानी कि मुख्य मेमोरी कहा गया है। टेम्पररी मेमोरी भी हम इसे कहते हैं, अस्थाई मेमोरी, ठीक है, अस्थाई, हालांकि इसमें भी अपवाद है, लेकिन मैं आगे बताऊंगी। अभी के लिए आप याद रखिए, इसको टेम्पररी अगर कंपेयर करना है तो टेम्पररी यानी अस्थाई, और इसको हम स्थायी तौर पे बोलेंगे, ठीक है, परमानेंट, इसको परमानेंट बोलेंगे। उसके बाद इसको हम सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहते हैं, सेमीकंडक्टर, और इसे हम एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं, मतलब बाहरी रूप से जिसे हम अटैच कर सके। जैसे आपका पेन ड्राइव है ना, हार्ड डिस्क है, वो आप अलग से लगाते हैं इसमें, ताकि उसमें भी डेटा सेव रहे, है ना। तो ये सारी चीजें क्या हो गई, एक्सटर्नल मेमोरी हो गई, और ये क्या रहता है, सीपीयू के मदरबोर्ड में ही आपके इंस्टॉल रहता है। तो इसे हम सेमीकंडक्टर मेमोरी कहते हैं, वर्किंग मेमोरी कहते हैं, मुख्य मेमोरी कहते हैं, प्राथमिक मेमोरी कहते हैं। ये सहायक रहता है, द्वितीयक रहता है, स्थायी या बाह्य रूप से अटैच रहता है, तो हम इसे ये कहते हैं। इतना समझ में आ गया आपको, स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ती हूँ। ये था आपका प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। अब किसमें क्या आती है वो चीज देख लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो प्राइमरी मेमोरी जो कि वर्किंग मेमोरी भी है, यहाँ मैं प्राइमरी लिख देती हूँ, और यहाँ मैं सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी यानी कि मुख्य मेमोरी हो गया, ठीक है, और ये हमारा द्वितीयक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर क्या, इसके क्या टाइप्स होते हैं, तो देखिए, इसमें हो जाता है नॉन वॉलेटाइल, इंग्लिश में भी यही बोलेंगे, हिंदी में भी यही बोलेंगे, नॉन वॉलेटाइल। वॉलेटाइल मतलब हिंदी में मैं आपको बता देती हूँ उसे क्या कहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा प्रश्न आता है कि नॉन वॉलेटाइल वॉलेटाइल दोनों कॉमन बोल देते हैं हम, ठीक है। तो नॉन वॉलेटाइल, वॉलेटाइल और कैश मेमोरी, ठीक। देखिए, नॉन वॉलेटाइल जिसको हम बोलेंगे स्थाई, है ना, मैं आपको बताया मैंने कि एक अपवाद है, सेकेंडरी मेमोरी सिर्फ और सिर्फ मुख्यतः स्थाई मेमोरी होती है, ठीक है, स्थाई मेमोरी। इसमें दो टाइप है, एक स्थाई भी है और एक अस्थाई भी आएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, वॉलेटाइल मतलब कि अस्थाई, जो कि चेंज हो सके, ठीक है, कैश मेमोरी,
कैश, और इसी में रजिस्टर भी आ जाता है। सेकेंडरी मेमोरी का टाइप क्या है, पहले इसे हम समझ लेते हैं, फिर सेकेंडरी मेमोरी को समझ लेंगे। तो देखिए इसके अंदर क्या आ जाएगा, स्थायी तौर में रॉम आता है, जो स्थायी रहता है। क्या होता है रॉम, जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो जो बूटिंग प्रोसेस दिया हुआ है, बूटिंग प्रोसेस मतलब कंप्यूटर ऑन होने में जितना समय लगता है, फिर जब आपका डेस्कटॉप आप खुल गया, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन हो गया है, आपको डेस्कटॉप दिख रहा है, तो वो पूरे समय को हम क्या बोलेंगे, बूटिंग प्रोसेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, बूटिंग। ठीक है, बूटिंग प्रक्रिया, ये हो गया। तो रोम क्या होता है, रोम के अंदर ही बूटिंग प्रोसेस फीड किया हुआ रहता है, आप समझिए। तो वो डेटा कहीं नहीं जाती। आप जब भी ऑन करेंगे कंप्यूटर, आपने अभी ऑन किया, ऑफ किया, तुरंत आप ऑन कर रहे हैं, तो फिर आपको वो पूरा प्रोसेस से गुजरना पड़ता है ना, उसका डेटा गायब नहीं होता है। तो वही स्थायी तौर पर डेवलपर ने उसमें डेवलप किया है कि जब आप ऑन करेंगे तो आपसे आपका पासवर्ड पूछा जाएगा, अगर आप पासवर्ड रखे हो। ऐसा तो नहीं होता कि आपने एक बार एंटर किया, पासवर्ड मांगा आपसे, लेकिन जब आप दोबारा खोल रहे हो, या आपके कोई रिलेटिव, आपके पापा या मम्मी को आपका लैपटॉप खोल रहे हैं, तो आपको उस टाइम पासवर्ड ही ना दे। ऐसा होता है क्या, नहीं। अगर आपने पासवर्ड सेट किया है तो वो आपका पासवर्ड हर वक्त आएगा। ठीक है, तो बूटिंग प्रोसेस वाला जो प्रक्रिया है वो किसमें सेट रहती है, रोम में। तो वो एक स्थायी मेमोरी है जो हमेशा ही एक्टिव रहती है, यानी कि वो डिलीट नहीं होती जब तक आप खुद नहीं करना चाहेंगे, वो हमेशा स्थायी रहती है, डेवलपर बना के भेजते हैं। ठीक, वॉलेटाइल यानी कि अस्थाई, ये क्या हो जाता है, अस्थाई यानी कि जब लाइट ऑफ हो, पावर सप्लाई बंद हो, तो इसमें के जो डेटा है वो उड़ जाते हैं, गायब हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको एक उदाहरण देती हूँ। जैसा मैं कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर में वर्क कर रही हूँ, ठीक है, मैंने बहुत सारे लंबे लंबे एडिशन पूरे लिख लिए, ठीक है, इक्वल्स टू किया, उसका आंसर आया, और जैसे ही मैं आंसर चेक की थी, पावर ऑफ हो गया। समझ लीजिए आपके डेस्कटॉप में, ठीक है, सप्लाई आ रहा है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई, आपने स्विच ऑन किया, उसके बाद एकदम से ऑफ हो गया। तो इसमें जो आपने लंबा चौड़ा सा कैलकुलेशन किया था, जब लाइट आएगी तो ये आपका सेव नहीं रहेगा, ये पूरा उड़ गया रहेगा। यानी कि जितने टाइम प्रोसेसिंग हुआ उतने टाइम तक तो सेव था, जैसे लाइट गई, पावर सप्लाई ऑफ हो गया, इसके डेटा भी खत्म हो गए। इसीलिए बोला जाता है कि इसको सेव कर लिया करिए। जैसे आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, तो उसको सेव करते चला करिए, क्योंकि जैसे ही वो ऑफ होगा ना पावर सप्लाई, तो ये भी गायब हो जाएगा। आपके डेटा जितने आपने सेव किए थे उतने सेव रहेंगे, अदरवाइज गायब हो जाएंगे। तो ये एक अस्थायी मेमोरी होता है। इसके अंदर रैम आता है, RAM, रैम आता है। रोम का फुल फॉर्म क्या हो गया, रीड ओनली मेमोरी, यानी आप इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकते, आप सिर्फ इसको रीड कर सकते हो, आप इसको राइट नहीं कर सकते, है ना, लिखने का कोई कार्य नहीं हो सकता। ये डेवलपर आपको सेट करके भेजे हैं। जैसे मैंने आपको बूटिंग प्रोसेस बताया, जो एज इट इज ही चलेगा, एज इट इज ऑन होगा, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हो। तो वो क्या है, रोम है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक, जबकि रैम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका फुल फॉर्म क्या है, बहुत बेसिक अगर क्वेश्चन पूछना हो तब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। यह कंप्यूटर में सबसे ज्यादा उपयोग में लाई जाने वाली मेमोरी है, क्योंकि ये तो कंप्यूटर के लिए बनी हुई है, मतलब उसके बूटिंग प्रोसेस वगैरह, ये सब मेन प्रोसेसिंग के टाइम जब आप कार्य कर रहे हैं कंप्यूटर पे, तो जब जब कार्य जो हो रहा है, बस ये कहाँ सेव होते जा रहा है, रैम में सेव होते जा रहा है। तो इसका मतलब है कि कंप्यूटर में सबसे ज्यादा उपयोग में लाई जाने वाली मेमोरी है। ठीक है, किसका हिस्सा है, मुख्य मेमोरी का ही हिस्सा है। इसके अलावा ये अस्थायी मेमोरी है। तो किसका एग्जाम, वॉलेटाइल मेमोरी, अस्थायी मेमोरी का एग्जाम्पल क्या हो गया, रैम हो गया, और स्थायी मेमोरी का एग्जाम्पल क्या हो गया, ROM, रोम। ठीक है, जब कंप्यूटर को चालू किया जाता है तो ऑपरेटिंग तथा कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन होते हैं। ठीक है, तो वो किस में होते हैं, रैम पर ही ओपन होते हैं। अगर रैम ना हो तो सॉफ्टवेयर चलेगा ही नहीं, ना ही ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, मतलब रैम बहुत ही मुख्य मेमोरी तो दोनों है ये, लेकिन ये क्या हो रहती है, जो रैम है इसमें ही प्रोसेसिंग, पूरा पोस्ट प्रोसेसिंग इसमें ही हो रहा है। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन हो रहा है, चल रहा है, वो भी किसके बदौलत चल रहा है, रैम के बदौलत ही चल रहा है। तो अगर रैम ना हो तो सॉफ्टवेयर चलेगा, ना ही ऑपरेटिंग सिस्टम चलेगा। दोनों में से ना तो आपके सॉफ्टवेयर कोई भी, ना ही ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई भी ऐप आपने खोला है वो सब नहीं चलेगा। ठीक है, और रीड ओनली मेमोरी क्या है, इसमें जो संग्रहित डेटा है उसको आप सिर्फ पढ़ सकते हैं, आप इसमें कुछ एडिट नहीं कर सकते, परिवर्तित या नष्ट इसको नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक स्थायी मेमोरी है, ये स्थायी रूप से इसमें डेटा सेव हो चुकी है। तो रोम में उपस्थित जो डेटा है, जो प्रोग्राम है, उसको मैंने क्या बोला, BIOS कहते हैं। ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहते हैं, मतलब वही है बूटिंग प्रोसेस जो रहता है ना, उसी को। इसमें कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए आवश्यक सूचना जो डली रहती है, इंस्ट्रक्शन सेट, वो रोम में डली रहती है। बाकी सब कुछ ऑपरेट कहाँ होता है, रैम में ऑपरेट होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आ गया। ठीक,
अब कैश मेमोरी क्या है, ये जो बच गया कैश मेमोरी। कैश मेमोरी बहुत छोटा सा ही मेमोरी रहता है, सीपीयू से सीधा जुड़ा होता है। ये भी मुख्य मेमोरी है। ये क्या काम करती है, जो मुख्य मेमोरी है, ठीक है, वहीं से डेटा को लाकर अपने पास रख लेती है। जैसे कि रैम में जो भी डेटा था उसको अपने पास लाकर रख लेगी, ताकि जरूरत पड़ने पर तीव्र गति से सीपीयू को डेटा दे सके, क्योंकि सीक्वेंस में सब डेटा सॉल्व होते हैं, है ना। तो जैसे ही इसके पास अपने पास एक कुछ डेटा को सेव कर लेता है, ताकि तुरंत तुरंत जरूरत पड़ने पर तीव्र गति से, तो इसकी गति बहुत तेज रहती है, ठीक है, सीपीयू को दे सकता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, बफर मेमोरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बफर मेमोरी कहा जाता है। चलिए, तो ये बेसिक चीजें क्लियर हो गई आपकी। अब हम सेकेंडरी मेमोरी का टाइप देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी क्या हो गया, मैंने आपको बताया। इसमें इसको हम बैकअप मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि एज अ बैकअप यूज होता है। परमानेंट मेमोरी कहते हैं, यानी कि स्थायी मेमोरी, और एक्सटर्नल बाहरी रूप से जुड़ा हुआ है। तो इसके तीन प्रकार हैं इसके भी, जैसे उसमें भी था कैश मेमोरी, रैम और रोम, इसमें भी तीन प्रकार हैं। एक होता है मैग्नेटिक डिस्क। कभी कभी आपको बुक में ये देखने मिलेगा कि इसको सिक्वेंशियल यानी कि क्रम अनुसार मेमोरी कहते हैं, और दूसरा एक डायरेक्ट एक्सेस यानी डायरेक्ट मेमोरी भी कहते हैं, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं। वो बाद में क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बताऊंगी। बट बेसिकली इसमें मैग्नेटिक इस हिसाब से भी आपने इसको डिवाइड किया है। तो एक होता है मैग्नेटिक डिस्क, एक होता है ऑप्टिकल डिस्क, हिंदी में भी मैं यही लिखूंगी, यही बोलते हैं इसको, ठीक है, कि मैग्नेटिक डिस्क को चलिए चुंबकीय डिस्क बोल दिया हमने, ठीक है। और ऑप्टिकल डिस्क को यही कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक। तीसरा है आपका इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज, हिंदी में भी यही लिखती हूँ मैं, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज। अब मैग्नेटिक डिस्क में क्या आ जाता है, आपने सुना होगा हार्ड डिस्क, ठीक है, उसकी क्षमता बहुत ज्यादा रहती है डेटा स्टोर करने की। तो हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क ये मैग्नेटिक का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, ये मैग्नेटिक डिस्क का, यानी कि चुंबकीय डिस्क का हिस्सा है। ऑप्टिकल मतलब जो लेजर लाइट यूज करे, ऑप्टिक्स मतलब ये क्या होता है, लाइट। तो ऑप्टिकल मतलब जो लेजर बीम, लेजर लाइट का प्रयोग करे। तो इसमें क्या क्या आ जाता है, सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क, ठीक है, जिसे बीआरडी हम कहते हैं, ब्लू रे डिस्क, ठीक। ये सारी चीजें आती हैं। इलेक्ट्रॉनिक में क्या आ जाएगा आपका, फ्लैश मेमोरी, यानी जिसको हम पेन ड्राइव कहते हैं, फ्लैश मेमोरी, पेन ड्राइव कहते हैं, और मेमोरी कार्ड आ जाता है, चिप जो रहता है ना, आप फोन में भी यूज करते हैं। तो ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक है। ये इलेक्ट्रॉनिक वाले आइटम है। ये चुंबकीय मैग्नेटिक आइटम है, और ये लेजर बीम का प्रयोग करता है। तो इस तरीके से हमने प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी दोनों को विभाजित कर लिया, बेसिक चीजें आपने समझ ली है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है, डीवीडी, डीवीडी जो हमने पढ़ा किसमें आएगा, इसमें ऑप्टिकल डिस्क के अंदर। और क्या है, ये सेकेंडरी। बार बार आपको रिवाइज करते जाऊंगी ताकि क्वेश्चन देखते के साथ आपको याद आ जाए, पूरा रिवीजन हो जाए। डीवीडी की संग्रहण क्षमता होती है, क्या होती है, देखिए मैं आपको ये जो सॉल्व कराती हूँ ये बुक के क्वेश्चन है। उसके अलावा मैं और भी क्वेश्चंस जो दूसरे स्टेट एग्जाम में आ चुके हैं, दूसरे दूसरे स्टेट एग्जाम में, वनडे एग्जाम में, वो मैं लेके चलती हूँ। पर बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ना, ये मैं बुक से सॉल्व कराती हूँ, जिसमें जो कि आ चुके हैं आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, ठीक। चलिए, तो वो भी रहते हैं। उसके अलावा जो दूसरे स्टेट में एग्जाम हो चुके हैं, होते होते आते हैं, उसमें जो कंप्यूटर आया है ना, मैं उसको भी मिक्स करके पढ़ाती हूँ। तो चलिए, आज वाला हमारा क्वेश्चन जो है देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, डीवीडी की संग्रहण क्षमता कितनी होती है, सीडी से ज्यादा, सीडी से कम, सीडी के समान, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर होने वाला है इसमें ऑप्शन नंबर ए, सीडी से ज्यादा होता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। सीडी की जो क्षमता रहती है हम एमबी में नापते हैं उसको, डीवीडी की उससे ज्यादा होती है, डीवीडी की उससे ज्यादा होती है। दोनों क्या है, ऑप्टिकल डिस्क का ही उदाहरण है, ठीक है। पर भंडारण क्षमता किसकी ज्यादा होती है, डीवीडी की ज्यादा होती है। इसकी क्षमता कितनी होती है, 4.7 जीबी से लेके जीबी है ये, है ना, से लेके 8.5 जीबी तक होती है। अगर सिंगल लेयर है यानी एकल लेयर डिस्क है तो उसकी क्षमता 4.7, और डुअल लेयर है यानी कि डबल लेयर है, दो लेयर है, तो 8.5 जीबी। तो आपको ऑप्शन में पूछ देगा कि डीवीडी की क्षमता कितनी होती है, चार ऑप्शन दे रहेंगे, तो एक ऑप्शन उसमें से 4.7 जीबी से लेके इतना पूरा दिया रहेगा, या तो सिर्फ लिखा रहेगा 4.7 जीबी, तो आपका उत्तर वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये डीवीडी की क्षमता है। और अगर सीडी की क्षमता की बात की जाएगी तो वो हम किस में नापते हैं, एमबी में नापते हैं। सबसे पहली चीज तो क्या है, अब एमबी क्या है ये भी मैं आपको बता दूंगी। एक क्वेश्चन अभी आएगा इसमें जिसमें हम बिट और बाइट वो सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो सारी चीजें किसमें मैं आपको बिट के टाइम पे बताऊंगी, ठीक है। दोनों क्या ऑप्टिकल डिस्क ही है। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। रोम क्या है,
अच्छा देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि रोम क्या है। सबसे पहले तो मेन मेमोरी का हिस्सा है, प्राइमरी मेमोरी का हिस्सा है, ये आप समझेंगे, है ना। अब इसमें कहीं प्राइमरी और सेकेंडरी लिखा है क्या? नहीं। तो हम इसको देख लेते हैं कि क्या क्या लिखा है। स्थायी मेमोरी, अस्थायी मेमोरी, बाह्य मेमोरी और उपरोक्त सभी। तो ये जो है ये एक एक्सटर्नल मेमोरी को कहा जाता है, एक्सटर्नल मेमोरी। और एक्सटर्नल मेमोरी मतलब कि मैंने क्या बताया था, सेकेंडरी मेमोरी को कहा जाता है, जो अलग से हम अटैच कर सके, है ना, डायरेक्ट अटैच नहीं रहता है ये, अलग से हम अटैच करते हैं, जैसे कि पेन ड्राइव है, सीडी है, डीवीडी है, हार्ड डिस्क है। तो ये आपका सेकेंडरी हो गया। रोम क्या है? एक प्राइमरी मेमोरी है ना। प्राइमरी, अब प्राइमरी में भी दो हिस्सा थे, एक स्थाई होता है और एक अस्थाई। तो मैंने आपको बताया कि जो रोम है वो क्या है, स्थाई मेमोरी है। रोम है वो क्या है, स्थाई मेमोरी है। ठीक है, याद रखना है आपको। रोम स्थाई, और अगर रैम दे देगा RAM तो वो अस्थाई होगा, अस्थाई। ठीक है, रैम बोल दे तो, क्योंकि वो प्रोसेसिंग के वक्त हो रहा है। और ये बेसिकली इनपुट आउटपुट जो मैंने आपको बताया था बायोस का रहता है, तो ये बूटिंग के समय यूज होता है ना, तो ये एक स्थायी मेमोरी है रोम। फुल फॉर्म दे देगा तो आपको क्या लिखना है, रीड ऑन दी मेमोरी। यह एक स्थायी यानी कि इंग्लिश में नॉन वॉलेटाइल, ठीक है, इंग्लिश में क्या हो जाएगा, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। इसकी जो डेटा व सूचना है वो खुद ही नष्ट नहीं होती, ना तो आप उसको बदल सकते हो, आप उसको चेंज कर सकते हो। क्या आपके पास आ गया कंप्यूटर, लैपटॉप आ गया, तो जो चीजें पहले से बूटिंग के टाइम स्टार्ट हो रही है, आप उसको कुछ परिवर्तन कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, ना तो नष्ट कर सकते हो। ठीक, वो जो निर्माण करते हैं, उसका बनाते हैं, सिर्फ वही करते हैं, डेवलपर जो होते हैं। ठीक है, उन्हीं लोग इसमें क्या करते हैं, निर्माण के वक्त, बनाते वक्त, डेवलप करते वक्त ही कंप्यूटर को उसमें सूचना डाल दी जाती है, और कंप्यूटर फिर बाद में इसे केवल पढ़ सकता है। हालांकि इसका भी टाइप होता है, रोम में भी हम आगे पढ़ेंगे, ई प्रोम होता है, PROM होता है, डबल ई PROM होता है, प्रोम होता है। तो उसके कुछ कुछ अपवाद होते हैं जिसमें आप परिवर्तन कर सकते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, पर बेसिकली रोम क्या है, एक स्थायी मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, किसी भी कंप्यूटर में सबसे छोटा यूनिट क्या है? अब यही था मैं जो आपको बताने वाली थी कि बिट और बाइट में आपको बताऊंगी। तो किसी भी कंप्यूटर में सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, बिट होता है। याद रखिएगा, क्या होता है, बिट होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। स्मॉलेस्ट यूनिट, इंग्लिश में क्या लिखा है, ये सबसे छोटा यूनिट यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, बिट है। अब हम ये देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट डायरेक्ट पूछता है कि कितने बिट्स में एक बाइट होगा। अब हमेशा लोग कंफ्यूज होते हैं बिट और बाइट में, एक साथ दे दिया है बिट बाइट, बाइनरी, बाइनरी मतलब तो 0 और 1, मेगाबाइट तो बड़ा होता है इससे। तो सबसे छोटा क्या होता है, बिट। बिट और बाइट में कंफ्यूज मत होइएगा। इसमें कितने शब्द है, दो, एक और एक, दो शब्द हैं, दो शब्द हैं। बाइट में कितने शब्द हैं, एक, दो, तीन, तीन शब्द है, तीन, है ना। तो इसका मतलब छोटा कौन सा हुआ, दो की तीन, दो। तो बिट इंग्लिश में भी अगर आप लिख रहे हो तो BIT होगा, और इसमें BYTE होगा, मतलब ये चार हो गए, ये तीन लेटर्स हो गए। तो 3 वर्ड्स छोटे हुए, है ना, 3 लेटर्स छोटे हुए कंपेयर टू 4। तो इसीलिए आपको क्या याद रखना है कि बिट छोटा होता है, बिट और बाइट में कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, 8 बिट जब मिलते हैं, क्योंकि सबसे छोटा बिट है। अब देखिए, हमने पढ़ा है ना कि 100 सेंटीमीटर जब मिले तो 1 मीटर बना, है ना। या 1 किलोमीटर क्या होता है, 1000 मीटर होता है। तो 1000 मीटर मिलके क्या बने, और वही मीटर जब 1000, जब 100 सेंटीमीटर बनेंगे तब 1 मीटर होगा। तो एक हायरार्की बनी हुई है। तो उसी प्रकार से हम इसको पढ़ेंगे बिट और बाइट को। जब 8 बिट मिलते हैं, क्योंकि बिट सबसे छोटा है, तो जब 8 बिट मिल जाए, ठीक है, 8 बिट मिल जाते हैं, तब जाके वो 1 बाइट बनाता है, 1 बाइट बनाता है। एक और चीज इसमें आता है, निबल। ठीक है, 4 बिट का आधा, यानी सॉरी 8 बिट का आधा, 4 बिट। जब 4 बिट मिलते हैं ना, तब जाके वो एक निबल बनाता है। यानी कि अब आप खुद से गैस करिए, बाइट बड़ा है कि निबल बड़ा है, क्या बड़ा है, क्या है, बाइट बड़ा है। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसको बनाऊं तो मैं लिख दूंगी बिट, फिर मैं लिख दूंगी निबल, और फिर मैं लिख दूंगी बाइट, ये ऐसे। ठीक है, छोटे से बड़ा असेंडिंग ऑर्डर। बिट, अब जब 4 बिट मिल गए तब जाके एक निबल बना, और अगेन फिर 4 बिट आप मिला लीजिए, यानी कि टोटल 8 बिट, तब जाके एक बाइट बनेगा। ठीक है, तो ये क्या बताया मैंने आपको, 4 बिट मिलके एक निबल बनेगा, और अगर उसमें और आप 4 बिट मिला दिए, ठीक है, तो क्या बन गया, एक बाइट बन गया, यानी कि दो निबल मिलके एक बाइट बनाते हैं। ठीक है, और 8 बिट मिलके एक बाइट बनाते हैं। तो इतना आपको समझ में आया है। अब बाइट से बड़ा क्या है, किलो बाइट। तो 1024 बाइट जब मिल जाएंगे, यहाँ तक तो 8 और 4 हमने पढ़ा, उसके बाद से जितने आते जाते हैं ना, वो 1024 के फॉर्म में आते जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने 8 बिट पढ़ लिया कि 8 बिट बन गए आपके एक बाइट। अब इसके बाद से आप 1024 पढ़ते जाइए सब में लाइन से, कि 1024 बाइट मिले ना, तो 1 किलो बाइट बनेगा, KB, किलो बाइट। अब अगेन 1 किलो बाइट, मतलब 1024 किलो बाइट मिल गए ना, तो वो 1 मेगा बाइट बनेगा।
ठीक है। अगेन 1024 मेगाबाइट अगर बन गया, सब में देखिए 1024 आ गया है, तो बाइट, बाइट के से ज्यादा बड़ा क्या होता है अगला, किलोबाइट, किलोबाइट अगला क्या होता है मेगाबाइट, मेगाबाइट से अगला क्या होता है 1 GB, ठीक है, गीगाबाइट। उसके बाद अगर 1024 गीगाबाइट मिल जाते हैं, ठीक है, तब क्या बनता है 1 टेराबाइट बनता है, 1 TB, ये हो गया। और इससे भी बड़ा 1 PB होता है, तो सबसे हाईएस्ट ये है। चलिए, समझ में आया आपको, आगे बढ़ते हैं। निबल में कितने बिट होते हैं, अभी मैंने आपको जस्ट इसका बताया कि निबल में कितने बिट होते हैं, 4, ठीक है, 2 बार आप करेंगे तो फिर बाइट बनता है ना। 8, देखिए 8 दे दिया है, 8 बिट मिलके एक बाइट बनाते हैं, लेकिन 4 बिट मिलके एक निबल बना देंगे, मतलब ये छोटा हुआ है ना, 4 बिट से एक निबल बन गया, जबकि बाइट बनाने के लिए मुझे 8 बिट की आवश्यकता पड़ी, तो निबल छोटा हो गया। और कितने निबल बनते हैं, कितने बिट जाके वो बनते हैं एक निबल, तो 4 बिट। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डेटा और प्रोग्राम डैश में संग्रहित होते हैं जब प्रोसेसर उनका उपयोग करे। तो डेटा और प्रोग्राम किस में संग्रहित होते हैं, मैंने क्या बताया, 2 मेमोरी है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो किस में जाके संग्रहित होगा, जब वर्किंग मेमोरी, किसे हम कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी को वर्किंग कहते हैं, क्योंकि जब भी डेटा और प्रोग्राम आप प्रोसेसर उनका उपयोग कर रहा है, मतलब वो वर्किंग मोड में है, आपका जो सीपीयू है वो वर्किंग मोड में है, वर्किंग मोड के टाइम आपने क्या यूज किया, प्राइमरी मेमोरी यूज करते हैं। प्राइमरी मेमोरी को कभी कभी हम दूसरे नाम से भी लिख सकते हैं एग्जाम में, डायरेक्ट जरूरी नहीं है कि प्राथमिक मेमोरी नाम से ही आए, प्राथमिक को ही हम मेन मेमोरी कह देते हैं, वर्किंग मेमोरी कह देते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। ठीक है, कंप्यूटर में मेमोरी का प्रयोग हम क्यों, आपने पढ़ लिया है, ठीक है, तो प्रोसेसिंग के दौरान या बाद में किसी आवश्यकता अनुसार उनका उपयोग कर सके, इसीलिए हम मेमोरी का यूज करते हैं। अब उसमें भी प्राइमरी को हम वर्किंग के तौर पे यूज करते हैं, सेकेंडरी को हम एक्सटर्नल या सहायक के रूप में उपयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट। निम्न ऑप्टिकल मीडिया ग्रुप में से किसकी मेमोरी स्टोरिंग कैपेसिटी अधिकतम होती है। अच्छा देखिए, जितने प्राथमिक मेमोरी है ना, ये मदरबोर्ड पे स्थित होती है, इसीलिए इसको सेमीकंडक्टर मेमोरी भी हम कहते हैं। मदरबोर्ड मतलब जो आपका चिप बना हुआ है जिसके अंदर सारी माइक्रो प्रोसेसर लगी हुई है, ऐसा याद कर लीजिए। और सहायक मेमोरी जो है वो क्या है, उसकी स्थायी मेमोरी है, उसको हम अलग से, मदरबोर्ड के बाहर स्थित होती है, ये मदरबोर्ड के अंदर स्थित नहीं होती है, अलग से स्थित होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न ऑप्टिकल मीडिया, ऑप्टिकल में मैंने आपको क्या बताया था, सीडी, डीवीडी, ब्लूरे आ जाता है। ठीक है, अब उसमें भी डीवीडी का टाइप दे देगा, सीडीआर डब्ल्यू दे देगा, वो अलग है। अभी आपको बस इतना याद रखना है, सीडी, डीवीडी और ब्लू रे डिस्क बेसिकली। चलिए, तो निम्न ऑप्टिकल मीडिया ग्रुप में से किसकी मेमोरी स्टोरिंग कैपेसिटी अधिकतम होती है। पहला है आपका ऑप्शन दिया है डीवीडी RW, डीवीडी ROM, मतलब रोम वाला, अभी इसको मत ध्यान दीजिए, बस आप ये देख लीजिए डीवीडी ब्लू रे और डीवीडी RAM। तो इनमें से आपका ऑप्शन कोई सा नहीं है, क्योंकि आपका ऑप्शन होगा ब्लू रे। ठीक है, क्या होगा ऑप्शन आपका, ब्लू रे। ऑप्टिकल डिस्क सभी हैं, पर जो ब्लू रे है वो एक ऐसा ऑप्टिकल डिस्क है जो सबसे उच्च स्टोरेज क्षमता के कारण मल्टीमीडिया भंडारण में लोकप्रिय हो रहा है, यानी सबसे ज्यादा इसका मल्टीमीडिया, मतलब जितने भी हम ऑडियो वीडियो सारे ग्राफिक्स वगैरह यूज करते हैं उसको मल्टीमीडिया कहते हैं। तो बहुत हाई क्वांटिटी में आपको जब डेटा इसमें स्टोर करके रखना है, तो उसके लिए आजकल क्या है, ब्लू रे डिस्क पॉपुलर हो रहा है। ठीक है, इसमें पढ़ने व लिखने के लिए ब्लू वायलेट लेजर किरणों का उपयोग किया जाता है, लेजर बीम ये सभी यूज करते हैं, ये ब्लू वायलेट लेजर बीम का उपयोग करता है, इसीलिए इसे ब्लू रे डिस्क कहा जाता है। इसकी भंडारण क्षमता कितनी होती है भाई, इसकी तो देखिए कितनी है, 25 GB से लेके 50 GB। अभी हमने डीवीडी का पढ़ा था कि उसकी 4.7 से स्टार्ट होती है ना, अगर सिंगल लेयर है तो 4.7 से 8.5 GB, तो 4 GB आप समझिए इसका बेसिक है, 4 GB, जबकि इसका देखिए वही चीज कितना है, 25 GB है। तो इसी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी होती है भी ऑप्टिकल डिस्क, किसका ज्यादा हो गया, ब्लू रे डिस्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से डैश को छोड़ बाकी सभी रिमूवेबल मीडिया होते हैं। किसको छोड़ के बाकी सब रिमूवेबल, रिमूवेबल मीडिया मतलब कि अलग से जिसको हमने अटैच किया है, मतलब कि सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो जो दिया रहेगा वो सेकेंडरी मेमोरी। सबसे पहला ऑप्शन है आपका CD ROS, CD समझिए, उसके बाद है डिस्केट, फिर है डीवीडी, फिर है हार्ड डिस्क ड्राइव। इसमें बोल रहा है कि डैश को छोड़ बाकी सब रिमूवेबल है, डीवीडी रिमूवेबल है, डिस्केट रिमूवेबल है, सीडी रिमूवेबल है। ठीक है, यहाँ पे आपको हार्ड डिस्क ड्राइव पूछा है, हार्ड डिस्क ड्राइव पूछा है, जो कि क्या है, इनबिल्ट रहता है। हार्ड डिस्क ड्राइव मैग्नेटिक डिस्क है, आपको बताया था ना मैंने, हार्ड डिस्क ड्राइव किस में आ जाएगा, मैग्नेटिक ड्राइव है वो, है ना। तो हार्ड डिस्क ड्राइव क्या होता है, मैग्नेटिक डिस्क का ही एक प्रकार है, जिसमें फ्लॉपी डिस्क और मैग्नेटिक डिस्क हमने पढ़ा था, हार्ड डिस्क पढ़ा था। तो ये भी एक स्थायी मेमोरी है, क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी के ही अंदर आता है। इसकी भंडारण क्षमता अधिक होती है, डेटा स्टोर और पढ़ने की गति भी तेज होगी, ये तो हम सभी को पता है, सेकेंडरी मेमोरी है तो इस
अब देखिए इसमें बोल रहा है कि रिमूवेबल मीडिया में, तो ये रिमूव आप कर सकते हो, सीडी आप लगा के निकाल सकते हो, डीवीडी है, पेन ड्राइव है, आप सबको रिमूव कर सकते हो और वापस लगा सकते हो, लेकिन हार्ड डिस्क ड्राइव उसी में अटैच रहता है। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर है। नेक्स्ट, सीडी और डीवीडी किस प्रकार के यंत्र है? सीडी और डीवीडी क्या एक इनपुट डिवाइस है, क्या आउटपुट डिवाइस है, स्टोरेज है या सॉफ्टवेयर है? तो अभी तक आप समझ में आ गया होगा आपको कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या है ये? स्टोरेज डिवाइस है। ना तो ये इनपुट कहलाएगा कि आपने डेटा फीड किया है तो आपको रिजल्ट शो कर रहा है, नहीं, आपको इसको स्टोरेज डिवाइस कहना है। हमने पढ़ा था ना, सीपीयू है और इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, ये चीजें होती हैं। इनपुट आउटपुट है क्या, हार्डवेयर का ही ये हिस्सा है। और सीपीयू हो गया इनपुट आउटपुट, तो सीपीयू के अंदर ये सारी चीजें आती है, स्टोरेज डिवाइस हम पढ़ते हैं। इनपुट आउटपुट के ऊपर लेक्चर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है पिछली क्लास का। आज हम सीपीयू पढ़ रहे हैं या स्टोरेज डिवाइस पढ़ रहे हैं या मेमोरी पढ़ रहे हैं, आप ये समझिए। ठीक, चलिए, सीडी की क्षमता मैंने आपको शायद नहीं बताई थी, 700 एमबी, एमबी में नापते हैं, मैं ये तो आपको बताई थी, लेकिन डीवीडी के साथ सीडी की क्षमता, हाँ, जैसे ये 4.7 जीबी है ना, ये एमबी में नापते हैं, तो इसका 700 एमबी रहता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कई बार कि सीडी व्यापक में ही पूछा गया है, सीडी की क्षमता कितनी होती है, स्टोरेज क्षमता, तो 700 एमबी है ना। डीवीडी की पूछ लेगा 4.7 जीबी, और इसका तो 25 जीबी से 50 जीबी है ब्लू रे का, तो सबसे ज्यादा इनमें से ब्लू रे हुआ है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये डेटा, टाइम और सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन स्टोर करने वाले नॉन वॉलेटाइल चिप का नाम क्या है? तो आपको इसको याद करना ही पड़ेगा। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है, CMOS, ठीक है, CMOS, क्योंकि ये किसका है, ये रोम का हिस्सा है। किसका है ये? रोम का हिस्सा है। और रोम ये है जो डेटा, टाइम और सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन स्टोर करने वाले नॉन वॉलेटाइल, क्योंकि मैंने आपको बताया ना अभी, एक वॉलेटाइल होता है, एक नॉन वॉलेटाइल होता है प्राइमरी में भी, यानी अस्थाई और स्थाई। तो जो रोम है वो क्या है, एक स्थाई मेमोरी है ना। और इसमें बोल ही रहा है कि नॉन वॉलेटाइल यानी जो स्थाई चिप है, उसमें डेटा, टाइम और सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन को स्टोर करने के लिए चिप जो यूज होती है उसका क्या नाम है? तो आपको उसको उत्तर याद करना रहेगा। उसको हम क्या बोलते हैं? CMOS, जिसका कंप्लीट या फुल फॉर्म क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री, इंग्लिश में ही लिख रही हूँ क्योंकि आपको उसको वैसे ही याद रखना है ना। कॉम्प्लीमेंट्री, एम से हो जाएगा मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ये है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का संक्षिप्त रूप क्या है? ठीक है, मतलब रीयूजेबल, बार बार आप यूज कर सकें, उस प्रकार के ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस को, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस जिसको आप रीयूज कर सकें। तो इसका आपको क्या क्या ऑप्शन दिए हुआ है? सीडी, डीवीडी, CDRW और फ्लॉपी डिस्क। तो जो फ्लॉपी डिस्क है वो तो ऑप्टिकल है ही नहीं, वो तो मैग्नेटिक डिस्क है। पहली बात तो ये तो क्रॉस हो जाएगा, है ना। यहाँ पे ऑप्टिकल स्टोरेज पूछ रहा है, ऑप्टिकल में सीडी, डीवीडी, ब्लू रे आता है। अब उसमें भी सीडी के अंदर सीडी के टाइप्स होते हैं जो अभी मैंने आपको नहीं बताया, क्योंकि वो बेसिक नहीं था। जो बेसिक चीजें थी वो मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, चलिए, तो अभी क्या है, रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का संक्षिप्त रूप क्या होता है? तो रीयूजेबल CDRW, ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म क्या है? देखिए, सीडी का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क। और RW का फुल फॉर्म हो जाएगा री राइटेबल, री राइटेबल, री राइटेबल लिख सकते हैं दोबारा, इसलिए क्या बोल रहा है इसको? रीयूजेबल बोल रहा है, इसीलिए इसको क्या बोल रहा है? रीयूजेबल, मतलब आप और यूज कर सकते हैं, बार बार उसका यूज कर सकते हैं, तो इसीलिए क्या लिखा है? री राइटेबल, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्टिकल डिस्क का ही एक प्रकार हो गया। इसमें क्या आप करते हैं, इसकी जो रासायनिक गुण है उसमें परिवर्तन कर, मतलब चेंज करके बार बार आप लिख और पढ़ सकते हैं CDRW में। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, डीवीडी है। डीवीडी इसमें से क्या है, मतलब फुल फॉर्म पूछ रहा है बेसिकली ये डीवीडी का। तो डिजिटल व्यू डिस्क बिल्कुल नहीं, डायनामिक वर्सेटाइल डिस्क बिल्कुल नहीं, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और दूसरा है डायनामिक वीडियो डिस्क। तो आपका इसमें उत्तर हो जाएगा डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है, डीवीडी क्या है? तो डिजिटल, हिंदी में भी यही हम लिखेंगे, क्वेश्चन में खुद ही ये दिया हुआ है। तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है, क्या है ये? ऑप्टिकल डिस्क है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर हो जाएगा, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। याद रखिएगा, सीडी का कॉम्पैक्ट डिस्क होता है और इसका डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका
का स्टोर सूचना सिस्टम बंद होने के बाद भी बचा रहता है। तो मतलब कि वो चीज रहे, स्थायी रहे। रैम मैंने आपको बताया कि जैसे ही कंप्यूटर ऑफ होगा वो क्या हो जाएगा, उसमें जो भी आपने प्रोसेसिंग करे थे वो गायब हो जाएगा रैम में, इसलिए उसे हम अस्थायी कहते हैं। पर रोम जो है उसके अंदर जो भी डेटा स्टोर है या सूचना है, अगर सिस्टम बंद हो गया किसी भी वजह से, है ना, लाइट नहीं है या ऑफ हो गया जैसे भी, तो सिस्टम बंद होने के बाद भी बचा रहता है किसका, निम्नलिखित में से किसका, तो क्या हो जाएगा आपका उत्तर, रोम का। हम यही तो पढ़ रहे हैं ना, इसीलिए हम इसे स्थायी कहते हैं और उसे अस्थायी कहते हैं। रोम क्या हो जाएगा, एक स्थायी मेमोरी है जिससे संग्रहित डेटा व सूचना स्वयं नष्ट नहीं होती, ना तो आप उसको बदल सकते हैं। ठीक है, निर्माण के टाइम पे ही इसमें जो भी डेटा है वो फीड कर दी जाती है और कंप्यूटर फिर इसे सिर्फ पढ़ सकता है, परिवर्तन इसमें नहीं कर सकता। तो अगर सप्लाई बंद भी होगा तब भी रोम में सूचना बनी रहती है एज इट इज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, टेराबाइट डैश के बराबर है। अच्छा देखिए, अब इसमें क्या लिखा हुआ है, टेराबाइट कितने मतलब जो भी लिखा है किलोबाइट 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 किलोबाइट, इसके इसमें से निम्न में से किसके बराबर है। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया 1024 से आप स्टार्ट करेंगे। किलोबाइट अगर मैं देखूं तो 1024 किलोबाइट जाके 1 MB बनाता है, और 1024 MB जाके 1 GB बनाएगा, और 1024 जाके टेराबाइट पूछ रहा है ना, हाँ 1024 क्या बना तब जाके 1 TB बना। यानी अगर मैं इसको 10 to the power, सबको मैं ये मान लूं, ऐसा मान लीजिए, है ना, अप्रोक्स इतना मान लीजिए, तो देख तब कितने जीरो इसमें आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो 1 TB डैश KB के बराबर होता है। अगर मैं गलत नहीं लिखी हूँ एक बार मुझे चेक करने दीजिए। 102 मतलब 1 किलोबाइट के हिसाब से नापूंगी, तो किलोबाइट में इतना किलोबाइट मिला तो 1 मेगाबाइट बना, और इतना मेगाबाइट 1 गीगाबाइट बना, है ना, और 1024 गीगा बना टेराबाइट, टेराबाइट ही पूछ रहा है ना। ठीक है, तो इसमें आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 10 to the power 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 10 to the power 9 KB। ठीक, चलिए 1 TB किसके बराबर हो गया, 10 to the power 9 किलोबाइट के बराबर हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा भंडारण क्षमता किसमें होती है। जो भी आपको ऑप्शन दिया है उसमें से सबसे ज्यादा भंडारण क्षमता किसकी है, तो अभी मैंने आपको बताया, तो ये आंसर आप ही गेस करिए। ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर चुकी हूँ, आपको मैं बता चुकी हूँ। ठीक, तो इसमें आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ब्लू रे। ठीक है, अब भी हमने सॉल्व किया कि ब्लू रे डिस्क जो है उसकी कैपेसिटी कितनी होती है भाई, 25 GB से लेके 50 GB, 2 लेयर अगर हो तो इसमें से किसकी क्षमता ज्यादा हो जाएगी, ब्लू रे डिस्क की क्षमता ज्यादा हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट, मुझे ना डाउट हो रहा है एक्चुअली, एक सेकेंड उस क्वेश्चन में, नहीं ठीक है, हाँ चलिए। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा स्टोरेज डिस्क को कुछ स्टोरेज ड्राइव सेक्टर में विभाजित किया जाता है वह कहलाता है। देखिए, वह प्रक्रिया मतलब वो प्रोसेस जिसके द्वारा स्टोरेज डिस्क को कुछ स्टोरेज ड्राइव सेक्टर में हम विभाजित कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टीशनिंग बोलते हैं। पार्टीशन करना, पार्टीशन करना मतलब ये होता है डिवाइड कर देना, है ना, कोई एक चीज है उसको पार्टीशन कर देना मतलब उसको डिवाइड कर देना। तो वो प्रक्रिया जिसके द्वारा जो स्टोरेज डिस्क है उस उसके कुछ स्टोरेज ड्राइव सेक्टर में उसको कुछ हम डिवाइड कर दें, है ना, स्टोरेज सेक्टर में अगर हम उसको डिवाइड कर दे तो वो क्या कहलाता है, पार्टीशनिंग। ठीक है, ना ही ट्रैकिंग ना ही ऑल्टिंग फॉर्मेटिंग नहीं, पार्टीशनिंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन से स्टोरेज मीडिया केवल सिक्वेंशियल एक्सेस प्रदान करता है। अब देखिए, सिक्वेंशियल एक्सेस जब मैंने सेकेंडरी मेमोरी आपको बता रही थी तो मैं बताई थी, सेकेंडरी मेमोरी बेसिकली कई बुक्स में आपको देखने मिलेगा कि सिक्वेंशियल सिक्वेंशियल और एक में डायरेक्ट एक्सेस ऐसा डिवाइड रहता है, और कई में वही मैग्नेटिक डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो सिक्वेंशियल क्या होता है और डायरेक्ट क्या होता है ये मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, आपने नोटिस किया होगा जब आप बचपन में वो कैसेट्स आते थे जिसमें हम गाने सुनते थे,
है ना? तो जब हम गाने सुनते थे तो अगर मुझे लाइन से एक ही मूवी का 6-7 गाने हैं, ठीक है? मुझे लास्ट गाने में जाना था, तब भी आपको याद होगा कि आप ऐसे डायरेक्ट नहीं जा पाते थे। आपको पहले फर्स्ट गाना सुनना रहता था, फिर सेकंड गाना चलता था, मतलब वो प्ले होता था अकॉर्डिंगली। तो उसको क्या था, वो सीक्वेंशियल मेमोरी बोलते थे, यानी कि क्रमानुसार, मतलब क्रम के अनुसार वो चलेगा, ठीक है? जैसा-जैसा है, तो इसके अंदर मैग्नेटिक टेप आ जाता है। अब के टाइम पे हम इसे यूज नहीं करते हैं, है ना? इसलिए इसके बारे में अलग से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और डायरेक्ट एक्सेस क्या है, मतलब जो आज के टाइम का, जो अभी हमने पढ़ा कि मैग्नेटिक डिस्क, ये सब किसके अंदर आ जाता है, इसी के अंदर आता है ना? मैग्नेटिक डिस्क जिसमें हार्ड डिस्क आ जाएगा, फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क जिसके अंदर सीडी डीवीडी आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे पेन ड्राइव। इसमें क्या होता है, पेन ड्राइव में अगर कोई गाना है, आपने उसे लगा दिया, ठीक है? तो आपको पूरा नाम शो होगा, नाम शो होगा, आप जो चाहे वो गाना लगा सकते हैं। बहुत सारी मूवीज आपने हार्ड डिस्क में सेव करके रखी है, तो उसमें आप जाते हो, फोल्डर को खोलते हो और जो आपको मन करे आप वो मूवी लगाते हो। ऐसा तो नहीं है कि आपको स्टार्टिंग से मूवी लगानी पड़ेगी तब जाके आप नीचे वाले मूवी तक पहुंचोगे, ऐसा नहीं है ना? डायरेक्ट आप जा सकते हो, है ना? तो इसीलिए वो क्या कहलाता है, डायरेक्ट एक्सेस, और सीक्वेंशियल मतलब पूरे सीक्वेंस वाइज। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, सीक्वेंशियल एक्सेस। तो सीक्वेंशियल एक्सेस हमने क्या पढ़ा अभी, मैग्नेटिक टेप में होता है, ठीक है? समझ में आया आपको क्या होता है सीक्वेंशियल और डायरेक्ट एक्सेस? इसीलिए मैग्नेटिक टेप आपका उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। एक अस्थायी भंडारण के लिए क्या शब्द है जो उपकरणों के बीच डेटा दर और डेटा प्रवाह में अंतर की भरपाई करता है? मैग्नेटिक टेप बता दिया ना मैंने, हाँ चलिए ये बता दिया, सिक्वेंशियल एक्सेस है। जो इजी वर्ड है मैं आपको उसमें ही बताऊंगी, ताकि आपको याद होता जाए, ठीक है? सीडी, एक अस्थाई, हाँ, एक अस्थाई भंडारण के लिए क्या शब्द है जो उपकरणों के बीच के डेटा दर और डेटा प्रवाह में अंतर की भरपाई करता है? तो इसका, इसमें क्या क्या आपको ऑप्शन दिया हुआ है, बस, चैनल, बफर, मॉडेम। आपका उत्तर हो जाएगा बफर। वर्चुअल मेमोरी हमने देखा अभी, वर्चुअल मेमोरी आपको उस टाइम बताई थी, और डिटेल में बता दूंगी वर्चुअल मेमोरी, या शायद नहीं, सॉरी, वर्चुअल मेमोरी नहीं, क्या बताया था मैंने आपको उसमें, रुकिए रुकिए, बफर करना, कैश मेमोरी, कैश मेमोरी है ना? कैश मेमोरी बफरिंग के टाइम काम आता है। तो देखिए कैश मेमोरी जो होता है ना, अभी अभी इसमें क्या बोल रहा है, जब उस, मैं आपको क्या बताने वाली थी, कैश मेमोरी, हाँ वर्चुअल, वर्चुअल मेमोरी जब क्वेश्चन आएगा ना तब मैं आपको बताऊंगी उसके बारे में, ठीक? चलिए अभी आप अब इस शब्द को याद कर लीजिए कि डेटा दर और डेटा के प्रवाह में अंतर की भरपाई, एक अस्थायी भंडारण, उसको हम क्या बोलते हैं, बफर होना कहते हैं। बफरिंग क्या है ना, हम कहते हैं ना, आप जब नेटफ्लिक्स चलाते होंगे तो वो जो चीज लाइव चलती रहती है तो वो बफर होती है। तो एक अस्थायी, थोड़ी देर के लिए, भंडारण के लिए क्या शब्द है, बफर शब्द है, जो उपकरणों के बीच डेटा दर और डेटा प्रवाह में अंतर की भरपाई करता है, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से, हाँ, निम्नलिखित में से किस मीडिया पर उपयोगकर्ता डेटा स्टोर कर सकता है और उन्हें एक से अधिक बार उपयोग कर सकता है? ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस मीडिया पर उपयोगकर्ता जो आपके डेटा है, ठीक है, ये उसे स्टोर कर सकता है और एक से अधिक बार उपयोग कर सकता है? तो क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है आपको, सीडी, आर डिस्क, सीडी आर डब्ल्यू डी, सीडी आर डब्ल्यू डी, जिप डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क। तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा सीडी आर डब्ल्यू डिस्क। आर डब्ल्यू अभी हमने ऊपर ऊपर पढ़ा था, है ना? आप उसमें रीराइट कर सकते हो, तो जिसको आप बार बार यूज कर सको, चेंज कर सको, उसी को हम क्या बोलेंगे, आर डब्ल्यू, ठीक है? तो सीडी आर डब्ल्यू डी उसी का ही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार की सीडी में इंफॉर्मेशन को मिटाया जा सकता है तथा दोबारा लिखा जा सकता है? अगेन वही क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा, सीडी आर डब्ल्यू, ये भी तो वही था, सीडी आर डब्ल्यू डी, ठीक है? निम्नलिखित में से किस प्रकार की सीडी, सीडी रोम है, सीडी राइट है, सीडी रीड है, और सीडी आर डब्ल्यू, तो उसमें से क्या, उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी डिस्क केवल एक बार रिकॉर्ड की जा सकती है? अब इसमें बोल रहा है कि सिर्फ एक बार रिकॉर्ड की जा सकती है, उसके बाद आप राइट नहीं कर सकते, मतलब चेंज नहीं कर सकते हो। तो जिसमें डब्ल्यू नहीं आएगा वो आपका उत्तर होगा सीडी में से, ठीक है? तो सीडी आर आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक? समझ में आया? सीडी आर जो रहता है, कौन सी डिस्क केवल एक बार रिकॉर्ड, तो उसको सिर्फ आप रीड कर सकते हो, मतलब रिकॉर्ड कर सकते हो, फिर पढ़ सकते हो, आप उसमें राइट नहीं कर सकते। जबकि अगर आप उसमें चेंज लाना है, दोबारा लिखा जा सकता है, पूछ रहे, तो आर डब्ल्यू वाला आपका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? कॉम्पैक्ट डिस्क मतलब सीडी, सीडी किसका एग्जांपल है, मैंने आपको बताया ऑप्टिकल, तो अगर ऑप्टिकल लिखा है तो ऑप्टिकल, नहीं तो लेजर,
ठीक, ऑप्टिकल दिया है तो ऑप्टिकल, नहीं तो लेजर। कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो आपका उस अब इसमें कहीं ऑप्टिकल लिखा है क्या? डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं लिखा है, तो मैंने क्या बताया, ऑप्टिकल नहीं लिखा है तो लेजर लाइट, लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक सीडी का उपयोग करने का फायदा नहीं है? अच्छा, इसमें बोल रहा है कि कौन सा फायदा नहीं है। ठीक है, तो इसको अब एक बार आप प्रयास करिए बनाने का। ठीक है, चलिए ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सीडी का उपयोग करने का फायदा नहीं है? एक्चुअली गर्मी इतनी है कि मुझे बीच बीच में प्यास लग रही है पढ़ाते पढ़ाते, इसलिए मैं थोड़ा सा ब्रेक ले रही हूँ। निम्नलिखित में से कौन सी एक सीडी का उपयोग करने का फायदा नहीं है? अब फायदा नहीं है पूछा जा रहा है ना, तो फायदा नहीं है तो पहला क्या लिखा है, यह सूचना तक सीधी पहुंच की अनुमति देता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। यही तो फायदा था ना, सीडी अभी मैग्नेटिक डिस्क जो मैंने आपको बताया कि ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, ये सब क्या है, सीक्वेंशियल नहीं, मतलब सीक्वेंस में आया ये नहीं, डायरेक्ट एक्सेस आप कर सकते हो। ठीक, जबकि मैग्नेटिक टेप में क्या था, सीक्वेंस पूरा चलता है, तो सूचना तक सीधी पहुंच की अनुमति देता है, तो ये तो उसका एक फायदा हुआ, अच्छी बात है ना। फायदा नहीं है पूछ रहे इसमें। यह पोर्टेबल है, फायदे की बात है, सीडी आप यहाँ से वहां कभी भी ले जा सकते हो, तो पोर्टेबल है। तीसरा, इसे रिकॉर्ड करने के लिए एक बर्निंग सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, तो बिल्कुल, लेकिन ये उसका फायदा नहीं है ना। यह सस्ती है तो ये भी तो फायदे की बात है, लेकिन जो सीडी है जो कि क्या है, ऑप्टिकल मेमोरी डिवाइस, और उसमें भी अगर आपको डायरेक्ट पूछ दे कि क्या कैपेसिटी है, तो 700 एमबी तक की स्टोरेज क्षमता के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक, तो ये इसके फायदे में ये सब चीजें आएंगी कि यह सूचना तक सीधी पहुंच की अनुमति देता है, या उसका फायदा है पोर्टेबल, यह फायदा है सस्ती है, ये भी तो फायदा है भाई, है ना। तो सबसे प्रमुख विशेषता ही इसकी यही है कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस डिवाइडर, डायरेक्ट हम मेमोरी एक्सेस कर सकते हैं, तो ये तो इसकी फायदे की बात हुई। ठीक, सूचना तक हम डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। इसकी बाध्यता यानी कि लिमिटेशन है ये कि इसे रिकॉर्ड करने के लिए एक बर्निंग सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। यानी सीडी के साथ एक बाध्यता, एक लिमिटेशन ये है कि सीडी को पढ़ने के लिए या सीडी में अगर आपको डेटा रिकॉर्ड करना है तो उसके लिए एक बर्निंग सॉफ्टवेयर और सीडी ड्राइव की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर हो जाएगा। मुझे अपने स्कूल के टाइम की एक वो याद आता है, जैसे कि हम एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट करते थे, तो हम क्या करते थे, अपने मर्जी से हम गाने डिसाइड करते थे डांस के लिए, है ना। तो उसे हम क्या करते थे, एक ही सीडी में, जैसे आपको उसको एक ही सीडी में आपको अलग अलग गाने चलाने, तो हम खुद से नहीं कर सकते थे वो चीज, हमको जाना पड़ता था जहाँ पे सीडी वाली जो शॉप होती है ना, या जो सीडी डीवीडी बेचते थे उनके पास जाके हम उनको बोलते थे कि ये गाना, क्योंकि उनके पास वो सॉफ्टवेयर रहता था। ठीक, जो बर्निंग सॉफ्टवेयर वो हमारे पास नहीं रहता था, तो ये उसका लिमिटेशन है। ठीक, नेक्स्ट, सीडी रोम की क्षमता मान्यता क्या होती है? अगेन जो मैंने बताया 700 एमबी, क्वेश्चन डायरेक्ट डायरेक्ट पूछता है, तो आपका उत्तर 700 एमबी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीडी तथा डीवीडी किस प्रकार की डिवाइस है? अब मुझे इतनी उम्मीद तो आपसे हो गई होगी कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस बन जाएंगे, अगला वाला भी जो मेमोरी होगा उससे भी बन जाएंगे। ठीक है, तो सीडी तथा डीवीडी इनपुट है क्या? नहीं। आउटपुट है क्या? नहीं। पॉइंटिंग है क्या? पॉइंटिंग माउस होता है, जॉयस्टिक होता है, तो ये क्या हो गया, स्टोरेज डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से, मतलब एक से ज्यादा रिमूवेबल मीडिया है, किसको आप रिमूव कर सकते हो? सीडी को आप रिमूव कर सकते हो, डीवीडी और फ्लॉपी डिस्क। तो सीडी को रिमूव कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। डीवीडी बिल्कुल, सब ऑप्टिकल डिवाइस है, ये मैग्नेटिक डिवाइस है, लेकिन फ्लॉपी डिस्क भी क्या है, रिमूवेबल मीडिया है ना। ये सब क्योंकि क्या है, सब सेकेंडरी डिवाइस है, और सेकेंडरी है मतलब आप अलग से लगाए हो, एक्सटर्नल मेमोरी, मतलब सहायक सहायक के लिए, सहायता के लिए आपके, तो सहायक मेमोरी हो गया। तो कौन सा, ये क्या है, रिमूवेबल मीडिया होते हैं। ठीक, तो सीडी डीवीडी फ्लॉपी तीनों है, तो किसमें लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3। ठीक, चलिए, तो विकल्प के आधार पर सीडी डीवीडी फ्लॉपी डिस्क तीनों ही रिमूवेबल मीडिया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक अस्थाई मेमोरी है? अस्थाई मतलब कि नॉन वॉलेटाइल, वॉलेटाइल, अस्थाई बोल रहा है ना, तो वॉलेटाइल। और वॉलेटाइल क्या था भाई, मैंने आपको बताया था, प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है। प्राइमरी के अंदर नॉन वॉलेटाइल, वॉलेटाइल यानी कि स्थाई और अस्थाई, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है अस्थाई। अस्थाई के अंदर क्या आता था, मैंने आपको बताया था, रैम और रोम इसके अंदर आ जाता है। तो आपका ऑप्शन क्या है, एक हार्ड डिस्क है, अस्थाई तो है ही नहीं, सेकेंडरी मेमोरी है, हार्ड डिस्क है ना, सॉलिड स्टेट ड्राइव एसडीडी, रोम और रैम, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा इसमें से,
रैम। ठीक, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि रैम क्या है, एक अस्थायी मेमोरी है। जैसे ही विद्युत की आपूर्ति बाधित होती है, खत्म होती है, तो रैम के जो डेटा है वो नष्ट हो जाते हैं, जबकि बाकी सब क्या है, स्थायी मेमोरी है। नेक्स्ट, कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को कौन प्रभावित करता है? जो कंप्यूटर का परफॉर्मेंस है उसको कौन प्रभावित करता है? ऑप्शन क्या है आपके पास, रैम की मात्रा और स्क्रीन की साइज। तो देखिए, आपको क्या ऐसा लगता है कि स्क्रीन की साइज से कोई फर्क आता है परफॉर्मेंस के ऊपर? नहीं। जैसे आपके फोन का साइज है, उससे कुछ उसके परफॉर्मेंस पे फर्क आता है क्या? नहीं। लेकिन रैम की मात्रा से परफॉर्मेंस प्रभावित होती है ना। हम जब भी शॉप में जाते हैं, जब हमें फोन लेना है, तो हमेशा पूछते हैं रैम की मात्रा क्या है इसमें, है ना, क्या उसका साइज है। तो जो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस है उसे कौन प्रभावित करता है? केवल और केवल रैम की मात्रा, स्क्रीन की साइज नहीं करती। तो जो उसमें ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, यानी कि आपका ऑप्शन सी। ठीक है, तो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को या तो रोम या तो रैम, मतलब वही, उसकी साइज प्रभावित करती है। ठीक है, जो रोम है या रैम है, ठीक है ना, उसकी साइज अगर अधिक है तो कंप्यूटर तीव्र गति से काम करेगा। जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसकी गति तेज होती है, भले वो मेमोरी की साइज कम होती है। क्योंकि देखिए, साइज आपने देखा होगा सेकेंडरी में ज्यादा था, सीडी डीवीडी का कितना ज्यादा रहता है, जबकि रैम और रोम का उतना नहीं रहता है। ये तो पूरे इसका तो छोड़ दीजिए, पर डीवीडी जीबी में रहता है। उसके बाद ब्लू रे हमने पढ़ लिया है ना, 25 से 50 जीबी। तो इसमें क्षमता इसकी ज्यादा रहती है सेकेंडरी की, पर इसको गति से उतनी मतलब नहीं है, जबकि इसको गति से मतलब है, क्योंकि ये कंप्यूटर में सीपीयू में डायरेक्ट अटैच है। तो ऑपरेशन जो है, प्रोसेसिंग जो है, वो जल्द से जल्दी होनी चाहिए। तो इसीलिए इसका साइज कम रखा जाता है, ताकि गति बढ़े, तेज हो, है ना। साइज छोटी रहे पर गति तेज हो। तो प्राइमरी का ये फीचर है, किसका ये चीज है कि इसकी साइज कम रहती है, क्षमता कम रहती है, पर गति तेज रहती है। और सेकेंडरी में क्या है, साइज तो बड़ी रहेगी पर गति इसकी थोड़ी धीमे रहेगी एज कंपेयर टू प्राइमरी मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी की कंपैरिजन। ठीक है, तो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को प्राइमरी मेमोरी से फर्क पड़ता है। ठीक, क्योंकि जो एग्जीक्यूट हो रहे हैं सारे कार्य वो किसमें होते हैं, रैम में ही उपस्थित होते हैं। तो रैम की साइज अधिक होने से सभी प्रोग्राम अच्छे से रन हो पाएंगे। तो कौन प्रभावित करता है, रैम की मात्रा, ना कि स्क्रीन का साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब ठीक नहीं है, सही नहीं है? पहला, सीपीयू को कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क कहा जाता है। बिल्कुल सही, इसमें कोई दो राय है क्या? नहीं। नेक्स्ट, रैम सीपीयू का अभिन्न घटक है। जो रैम है वो सीपीयू का ही अभिन्न घटक है, कोई दो राय नहीं, बिल्कुल सही बात है ये। नेक्स्ट, स्वयं में सीपीयू की स्टोरेज यूनिट होती है। सीपीयू में स्वयं की स्टोरेज यूनिट होती है जिसे रजिस्टर कहा जाता है, और प्रत्येक सीपीयू के अपने इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं। प्रत्येक सीपीयू के अपने इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं, ठीक है, सही है। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, इसमें बी, रैम सीपीयू का अभिन्न घटक है। अभिन्न, एक्चुअली मुझे थोड़ा इंग्लिश में अभिन्न मतलब, देखिए ये अभिन्न मतलब, अच्छा, अभिन्न मतलब अलग से घटक है। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। देखिए, मुझे थोड़ा ये डाउट हो गया क्योंकि अभिन्न लिखा हुआ है ना। हाँ 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 हाँ, आई एम वेरी सॉरी। देखिए, जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो असत्य है। अभिन्न घटक मतलब कि अलग से घटक है क्या, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है ना। देखिए, सबसे पहला ऑप्शन हम देखते हैं, सीपीयू को कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क कहा जाता है। बिल्कुल कहा जाता है। जो सीपीयू है वो कंप्यूटर का प्रमुख भाग होता है, उसे हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं। ठीक, तो कंप्यूटर की आंतरिक और जो भी एक्सटर्नल गतिविधि है, पूरे सभी को कंट्रोल कौन करता है? सीपीयू कंट्रोल करता है। सभी गणनाएं, सभी कैलकुलेशन, क्योंकि इसमें कंट्रोल यूनिट भी है, इसमें एएलयू यूनिट भी दी हुई होती है। ठीक, तो सीपीयू क्या है, आपका ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है। ये तो ठीक है। अब सीपीयू में स्वयं की स्टोरेज यूनिट होती है, बिल्कुल होती है, उसी को तो हम पढ़ रहे हैं। तो सीपीयू कार्य करने के लिए सेट ऑफ कमांड्स की आवश्यकता होती है। उसको कुछ कमांड दी हुई होती है जिसे हम इंस्ट्रक्शन सेट बोलेंगे। तो प्रत्येक सीपीयू को अपने इंस्ट्रक्शन सेट मिले होते हैं, और वही तो वो स्टोरेज यूनिट में स्टोर की गई रहती है। ठीक है, हाँ। तो देखिए, जो सीपीयू के अभिन्न घटक हैं, देखिए उसमें क्या रहता है, जो सीपीयू के अभिन्न घटक है उसमें कंट्रोल यूनिट आ जाएगा, एएलयू आ जाएगा। और ये जो रैम रहता है वो मदरबोर्ड पे रहता है। रैम सीपीयू का भाग नहीं है, अतः विकल्प बी असत्य होगा। मुझे ऐसा लगा कि सीपीयू मतलब ये स्टोरेज के अंदर आ गया। मैं एक्सट्रीमली सॉरी, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, सीपीयू का निर्माण सिलिकॉन के एक चिप के रूप में होता है। सीपीयू के अभिन्न घटक क्या क्या है, मतलब प्रमुख घटक। एक्चुअली मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी ये अभिन्न की वजह से। तो इसमें जो अभिन्न घटक है वो एएलयू है, सीयू है और रजिस्टर है। ठीक है, तीसरा एक रजिस्टर रहता है। और कैश मेमोरी क्या काम करता है, मेन मेमोरी से, उस टाइम मैंने आपको बताया था ना, कैश मेमोरी क्या काम करता है, रैम से उठा के अपने पास लेके आ जाता है कैश।
ठीक है, कैश को, ताकि जल्दी से जल्दी काम हो। और काम कहाँ होता है, सी और एएलयू में। तो ये सीपीयू का अभिन्न घटक नहीं है रैम। ठीक, ये किसका हिस्सा है, मदरबोर्ड में फीड रहता है, मदरबोर्ड में दिया रहता है। ये सीपीयू का भाग नहीं है। मुझे उस टाइम ये कंफ्यूजन हो गया कि सीपीयू का अभिन्न घटक है मतलब कि मेमोरी का हिस्सा है, ये मैं मान ली थी, जो कि गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका असत्य है। ठीक है, क्योंकि सीपीयू का अभिन्न घटक क्या है, एएलयू, सीयू और रजिस्टर, ये सारी चीजें उसमें लगी होती है। ठीक, जबकि रैम सीपीयू का भाग नहीं है। अतः विकल्प जो आपका बी है वो आपका आंसर होगा कि वो असत्य है। नेक्स्ट, सीपीयू रजिस्टर के आकार को सामान्यतः डैश की संख्या में व्यक्त किया जाता है। सीपीयू का जो रजिस्टर है उसे हम बिट्स में ही नापते हैं, ये आप याद रख लीजिए। ठीक है, रट लीजिए, याद रख लीजिए। बिट तो हम पढ़ रहे हैं ना, जीबी एमबी ये सब सीडी डीवीडी के रहते हैं। रजिस्टर का साइज बहुत छोटा होता है, क्योंकि अगेन ये प्राइमरी मेमोरी है ना, प्राइमरी मेमोरी में कम रहता है। और सीपीयू से डायरेक्ट अटैच रहता है एएलयू, तो उसी का हिस्सा हो गया, सीयू हो गया, और रजिस्टर्स। तो रजिस्टर्स की साइज बहुत छोटी बनाई जाती है ताकि वो बहुत फास्ट काम करे। इसीलिए इसकी साइज बहुत छोटी है, लिमिटेड है, ताकि तीव्र गति से काम कर सकेंगे। तो बिट्स में ही हम इसे नापते हैं। सीपीयू की जो रजिस्टर है उसके आकार को सामान्यतः हम किस में नापते हैं, बिट्स में नापते हैं। अब चाहे वो 8 बिट का हो, चाहे 16 बिट का हो, चाहे 32 बिट का दिया हो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए कथनों की सत्यता को सर्वोत्तम वर्णन करता है। मतलब कि जो कथन दिए गए हैं उसकी सत्यता को वर्णन करता है, मतलब जो कि सही दिया हो। चलिए, पहला हम पढ़ेंगे ई प्रॉम में, ई पी आर ओ एम, ई प्रॉम में पी अक्षर का पूर्ण परसिस्टेंट होता है, गलत, ये असत्य है, पहला असत्य है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, डबल ई प्रॉम विद्युतीयकरण को मिटाने योग्य, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल होता है, ये चीज सही है, विद्युतीयकरण, इसीलिए इसका नाम क्या आ गया, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल लिखा हुआ है। जबकि पी का परसिस्टेंट लिखा हुआ है, तो कि वो गलत है। जो पी है, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है उसमें लिखा है एक सत्य, तो ये तो गलत हो जाएगा। फिर लिखा है बी में एक सत्य, गलत। सी में लिखा है असत्य, और डी में, तो आपको इसके बीच करना है। सी में लिखा हुआ है कि पहला असत्य है, दूसरा सत्य है, तो हाँ, दूसरा वाला सत्य है। इसमें दे दिया है दोनों असत्य, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई जो ई प्रॉम है, ई प्रॉम, ये सब किसका हिस्सा है, रोम के अंदर आते हैं। रोम के अंदर ही प्रॉम आता है, पी आर ओ एम, फिर आता है ई प्रॉम, और फिर आता है डबल ई प्रॉम। ठीक, प्रॉम, ई प्रॉम और डबल ई प्रॉम। तो आपको इसका याद करना पड़ेगा फुल फॉर्म। जो पी आर ओ एम है उसका फुल फॉर्म हो जाएगा प्रोग्रामेबल। आर ओ एम का क्या बताया था मैंने, रीड ऑनली मेमोरी, तो ये तो एज इट इज रहेगा, रीड ऑनली। अब एक बार ई लग गया और फिर पी है, तो अगेन ये पूरा सेम रहेगा, बस जो ई एक्स्ट्रा ऐड हुआ है ना उसका फुल फॉर्म हो जाएगा इरेजेबल। इरेजेबल मतलब मिटाया जा सकता है। अब डबल ई लग गया इसमें, तो ये जो एक्स्ट्रा की है उसका फुल फॉर्म हो जाता है इलेक्ट्रिकल। क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल मतलब विद्युतीयकरण को मिटाने योग्य होता है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, और फिर ये पीआरओएम का एज इट इज वही, प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। ठीक है, तो ये प्रोग्रामेबल होता है ना कि परसिस्टेंट, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प नीचे दिए गए कथनों की ये रिपीट हो गया है क्या, जी ये रिपीट हो गया शायद, हाँ चलिए सी ही आपका उत्तर होगा। नेक्स्ट आगे पढ़ लेते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, एक सेकेंड, नो नो ये रिपीट नहीं है, ये रिपीट नहीं है। हाँ, देखिए, प्रॉम में ये रिपीट नहीं है। एक्चुअली जो इसका ऑप्शन है वो पूरा सेम है, इसलिए मुझे डाउट हुआ। प्रॉम में पी अक्षर का पूर्ण रूप परसिस्टेंट होता है, गलत। डबल ई प्रॉम को यू वी पी आर ओ एम की भी कहा जाता है क्या, तो देखिए जो दूसरा आपका ऑप्शन है ना वो भी गलत है, जो पहला ऑप्शन है वो भी गलत है। अभी मैंने आपको बताया कि ये इलेक्ट्रिकली इरेजेबल है। ठीक, तो प्रॉम में जो पी अक्षर है वो तो प्रोग्रामेबल होता है, और दूसरा एक सत्य गलत, एक असत्य इसमें है, तो दो भी ये है, ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर हो जाएगा, यानी कि दोनों असत्य। ठीक, नेक्स्ट, जो इलेक्ट्रिकली ई प्रॉम है, ये क्या रहता है भाई, मैंने अभी बताया इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्राम होता है। तो ये इलेक्ट्रिकली इरेजेबल होता है, आपको किसकी वजह से, सर्किट के, मतलब जो इस तरह ये क्या है, रोम का ही हिस्सा है। ठीक, तो इस तरह के रोम को सर्किट से निकाले बिना इस पर उच्च विद्युत विभव, मतलब उच्च विद्युत प्रभाव आप डालेंगे ना, बहुत हाई क्वांटिटी का जो इलेक्ट्रिक है, उसकी सहायता से पुराने प्रोग्राम को हटाकर हम नया प्रोग्राम उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, ये अनुसंधान वगैरह में यूज किया जाता है, हम नॉर्मल इसको नहीं कर सकते। तो इसे,
हाँ, तो इसे यूवी प्रॉम कहा जाएगा क्या? नहीं कहा जाएगा यूवी प्रॉम, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? फ्लैश मेमोरी का भी हिस्सा है ये, फ्लैश मेमोरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है मतलब गलत है? तो कैश मेमोरी सामान्यतः मुख्य मेमोरी की तुलना के आकार में छोटी होती है, ये बिल्कुल सही बात है। कैश मेमोरी भी क्या होती है? मुख्य मेमोरी की तुलना में, मतलब बाकी जो मेमोरी है उसकी तुलना में छोटी होती है, तो सही बात है, कैश मेमोरी की साइज छोटी होती है बाकी मुख्य मेमोरी मतलब रोम और रैम के हिसाब से। सही बात है ये, ठीक। कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी से तेज होती है, इसमें बोल रहा है असत्य कौन सा है? तो ये भी सत्य है, क्योंकि इसका साइज छोटा रहता है, तो ये इसकी जो मेमोरी है वो तीव्र होती है, तेज गति होती है, ये तो ठीक लिखा है, क्योंकि आकार में छोटी होती है ये। नेक्स्ट देखिए, कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी की तुलना में अधिक महंगी होती है। तो जब आपको किसी भी चीज की स्पीड एकदम बढ़ानी है तो वो महंगा ही होगा, है ना। क्योंकि देखिए प्राइमरी और सेकेंडरी में अगर आप कंपेयर करोगे ना, तो प्राइमरी मेमोरी महंगा आता है, जबकि देखिए उसका साइज कितना छोटा है, फिर भी वो महंगा आता है, क्योंकि उसको मेन वर्किंग मेमोरी है, मेन उसको काम कराना है, तो उसके साइज भले छोटा रहे पर गति इंपॉर्टेंट है। तो इसमें भी जब इसकी गति तेज होती है तो ये थोड़ी सी महंगी होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। कैश मेमोरी का उपयोग डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल गलत है, स्थायी रूप से नहीं, अस्थायी। जो प्रोसेसिंग चल रहा है ना उसमें पट पट जल्दी जल्दी काम हो उसके लिए उपयोग किया जाता है, तो ये एक असत्य है, बाकी सारी चीजें सत्य है। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित कथनों की सत्यता का सर्वोत्तम वर्णन करता है, मतलब जो कि सही है जो चीज। पहला ऑप्शन, कैश मेमोरी मेन मेमोरी से तेज होती है। अभी हमने पढ़ा ना कि कैश मेमोरी मेन मेमोरी से तेज होती है, बिल्कुल होती है। मेन मेमोरी हार्ड डिस्क से तेज होती है। अब जो मेन मेमोरी है वो हार्ड डिस्क से तेज होती है क्या? होती है, क्योंकि हार्ड डिस्क किस में आ गया? आपका सेकेंडरी मेमोरी में आ गया। तो मेन मेमोरी जितनी होती है ना वो तेज होती है उसकी गति, और साइज पर छोटी होती है, जबकि हार्ड डिस्क में साइज बड़ा होगा लेकिन गति उससे कम होती है ना हार्ड डिस्क की। तो इसमें दोनों चीजें सही लिखी हुई है, तो जहां दोनों सही हो वो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ये एक सत्य और दो भी सत्य, ठीक है। क्योंकि देखिए कैश मेमोरी क्या है, इतना आप कैश मेमोरी पढ़ रहे हो, कैश मेमोरी क्या है? इसकी तीव्र मेमोरी होती है। ये मुख्य मेमोरी मतलब रैम और रोम दोनों उससे ज्यादा तेज होता है, क्योंकि ये सीपीयू से सीधा जुड़ी हुई होती है, रजिस्टर के जैसा ये भी जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। इसलिए जब ये तेज गति का है तो इसकी जो क्या बोलना चाहिए, महंगी है, ठीक है, थोड़ा महंगा रहता है, एक्सपेंसिव रहता है, भले साइज में छोटा होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। सीपीयू सीधे डैश से या में डेटा रीड राइट करता है। सीपीयू सीधे मेन मेमोरी से डेटा रीड राइट करता है, क्योंकि मेमोरी सीपीयू से सीधी जुड़ी हुई होती है। अच्छा देखिए इसमें ना उत्तर मेरे ख्याल से मिक्स हो गया, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है। चलिए देखिए, आई डोंट मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है। देखिए सीपीयू सीधे डैश से या डैश में डेटा रीड राइट करता है, तो किस में करता है भाई? सीपीयू सीधे मेन मेमोरी, ठीक है, वहां से डेटा को रीड, हमने डेटा फीड कर दिया है। अभी हमने पढ़ा ना कि सीपीयू में डायरेक्ट अटैच नहीं रहता है रैम वगैरह, ठीक है, क्या रहता है? एएलयू, सीयू और रजिस्टर इसके, ठीक है। तो मेन मेमोरी जो रहती है मदरबोर्ड में, जो मेन मेमोरी जहाँ पे रैम रोम है मान लीजिए, तो वहां से डेटा रीड लेके रीड राइट करता है। तो मेन मेमोरी से डेटा रीड राइट लेके करता है क्या? बिल्कुल करता है, ठीक। हार्ड डिस्क द्वितीयक मेमोरी मतलब सेकेंडरी मेमोरी हो गया? नहीं, सीधे बोल रहा है मतलब डायरेक्ट। तो डायरेक्ट कहाँ से करता है? मेन मेमोरी से लेता है, तभी तो हम इसको वर्किंग मेमोरी या मेन मेमोरी कहते हैं, कि सीपीयू यहीं से डेटा उठाएगा और फिर अपना काम करेगा, प्रोसेसिंग करेगा। तो क्या उत्तर हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। और ये शायद ना उसका एक साथ मिक्स हो गया है। सीपीयू सीधे मेन मेमोरी से डेटा रीड और राइट करता है, क्योंकि मेमोरी सीपीयू से ही जुड़े होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक मेमोरी नहीं है? कौन सी नहीं है भाई प्राथमिक मेमोरी? रोम रैम है ना, बिल्कुल है, यही तो हमने पढ़ा कि अभी तक। और प्रोम किसका हिस्सा है? रोम का ही हिस्सा है, तो बचा क्या? हार्ड डिस्क। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। हार्ड डिस्क क्या है? सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक। हार्ड डिस्क एक द्वितीयक मेमोरी है, ऑक्सिलरी मेमोरी है। नेक्स्ट, नीचे दिए गए विकल्प, दो क्वेश्चन और है। नीचे दिए गए विकल्पों में से उनके डेटा परसिस्टेंस विशेषता के आधार पर विषम या भिन्न विकल्प का चयन करिए। अच्छा, इसमें से आपको अन्य विकल्प के हिसाब से डिफ्रेंशिएट करना है, अलग करना है। पहला है एस रैम, दूसरा है ई प्रोम, तीसरा है डी रैम और एस डी रैम। तो देखिए ये रैम का पार्ट है, और ये ई प्रोम किसका है? रोम का प्रकार है, तो बिना जाने भी आप इसको टिक कर सकते थे। जो ई प्रोम है वो किसका प्रकार है? रोम का। रोम का क्या क्या प्रकार होता है मैंने आपको बताया। प्रोम, PROM, एक हो जाएगा इरेजेबल ई रोम, ई प्रोम मतलब, और एक हो जाएगा इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, डबल ई प्रोम,
ठीक है। जबकि रैम का क्या होता है, रैम का DRAM और SRAM, एस और DRAM, ये हो जाएगा। तो बाकी सारी चीजें क्या है, अलग है, SD रैम, रैम ये, रोम जो है वो EEPROM का हिस्सा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। रोम जो चिप रहती है ना, याद रखिएगा, रोम जो चिप है वो मदरबोर्ड पे लगी होती है, मदरबोर्ड। ठीक है। नेक्स्ट, एक टीबी बराबर होता है, एक टीबी किसके बराबर होता है, 2 बाई 2 10, 10 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि बाइट पूछ रहा है, बाइट मतलब सबसे छोटी बिट के बाद की जो यूनिट है, बिट, निबल, फिर बाइट। ठीक है, बाइट इसके इसका पूछ रहा है। उसके बाद केबी आएगा, है ना, फिर टीबी है, एमबी है, टीबी है, गीगाबाइट है, फिर टेराबाइट आता है। सॉरी, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, केबी है, एमबी है, जीबी है, फिर टेराबाइट है, ऐसा है। तो 1 TB और इसका कंपैरिजन किससे हो रहा है, बाइट से किया जा रहा है। तो इसको आप उत्तर याद कर लीजिएगा, 240 बाइट होता है, क्योंकि आप खुद देखिए ना, एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये, 3 बार तो ये है, फिर चौथे बार में ये है, तो 2/40 बाइट्स होता है, 1 TB इसके बराबर होता है बाइट में, अगर आप देखेंगे तो। चलिए ठीक है, तो उसको याद कर लीजिएगा। और उम्मीद है कि अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया वो समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट वीडियो में ही हम मेमोरी के और क्वेश्चंस पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब हम कवर करेंगे। और जो भी एक्सप्लेनेशन और बचा है अगर है तो उसमें मैं आपको वो कवर कर दूंगी, आपका मेमोरी फिर पूरा खत्म हो जाएगा। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।